Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Life of Workers of Class 10th History Chapter number 4. So ये जो टॉपिक है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब जो इंग्लैंड है या जो यूरोप है उसमें वर्कर्स की लाइफ कैसी थी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो जब स्टीम पावर आ चुकी थी, जब एक तरीके से स्टीम से चलने वाले मशीन्स आ चुके थे, तब जो हैंड लेबर है वो किस तरीके से यूरोप में प्रेफर किया जा रहा था। तो हैंड लेबर वर्सेस हमने स्टीम पावर जो है देखा था लास्ट वीडियो में, और उसमें हमने देखा था कि इंग्लैंड वगैरह में अभी भी मशीनों के आने के बावजूद भी हैंड लेबर को प्रेफर किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम तक जो लेबर है वो काफ़ी अबंडेंट था। बट वहीं जैसे अमेरिका जैसे नेशंस थे जहाँ पे लेबर की बहुत कमी थी, ऐसे देशों में मशीनों को प्रेफर किया जा रहा था क्योंकि मशीनें लेबर के मुकाबले उन्हें सस्ती पड़ रही थी। अब हम देखते हैं वर्कर्स की लाइफ कैसी थी। सो द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। तो ये चीज़ तो हमने लास्ट वीडियो में ही देख ली थी कि लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करने के लिए अवेलेबल थे, और इस अबंडेंस की वजह से, इस बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी की वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ जो है अफेक्ट हुई। As news of possible jobs traveled to the countryside, hundreds tramped to the cities. जैसे ही गांव वाले इलाकों में कोई भी ऐसी न्यूज़ पहुंचती थी कि जॉब मिलने वाली है या कहीं पे जैसे जॉब खुली है, तो वैसे ही जॉब की न्यूज़ सुनते ही बहुत सारे जो लोग हैं वो गांव से सिटीज़ की तरफ भागने लगते थे। ट्रैम्प मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऐसे भगा दौड़ में, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में जो है जाना। The actual possibility of getting a job depended on existing networks of friendship and kin relations. अब वैसे तो हजारों लोग जो हैं वो जॉब करने को तैयार थे, बट सबको जॉब नहीं मिल सकती थी। तो जॉब ज्यादातर उन लोगों को मिलती थी जिनके या तो ऑलरेडी फ्रेंडशिप्स हों या किन रिलेशंस हो। मतलब मान लो कोई कंपनी है, उसमें कोई पर्सन काम कर रहा है, अब इस कंपनी में कोई भर्ती निकली है, कोई एक तरीके से जॉब की वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पे उन लोगों को जल्दी रखा जाएगा जो इस पर्सन के, जो यहाँ पे मान लो कोई ए पर्सन है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो अगर ये ए पर्सन के कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, तो उनको बड़ी जल्दी से इस कंपनी में रख लिया जाएगा। तो ऐसे लोग जिनके कोई फ्रेंडशिप हुआ करती थी, कोई किन रिलेशंस मतलब बेसिकली जैसे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो फैमिली मेंबर्स या फ्रेंडशिप अगर ऑलरेडी उन फैक्ट्रीज में, उन कंपनीज में काम करते होते थे, तो ऐसे लोगों को जल्दी से जॉब मिल जाती थी उनके रिलेशंस के वजह से। बट बाकी लोग जिनका कोई रिलेटिव काम नहीं करता था, जिनके कोई भी ऐसे रिलेशंस नहीं थे, उनको बहुत मुश्किल होती थी जॉब ढूंढने में। उनको महीनों वेट करना पड़ता था, उनको काफी हफ्तों तक वेट करना पड़ता था। और जब जॉब नहीं मिलती थी, बिना जॉब के वो जैसे ब्रिजेस के अंदर, ब्रिजेस के नीचे अपनी रातें बिताते थे, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी, पैसा नहीं था, तो कोई रूम रेंट पे नहीं ले सकते। तो जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं उनके नीचे जो जगह रहती है, उन पे वो रात बिताते थे। ठीक है, नाइट शेल्टर्स में वो लोग रात बिताते थे। ऐसे गरीब लोग जो जॉबलेस हैं, जो अपने गाँव को छोड़कर शहर तो आ गए हैं बट अब कोई जगह नहीं है रहने की, तो वो नाइट शेल्टर्स में जो है रात बिताते थे। सम स्टेड इन नाइट रेफ्यूजीज दैट वर सेट अप बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो कुछ लोग जो है नाइट रेफ्यूज में रहते थे। रेफ्यूज मतलब एक तरीके से जो शरण लेने के लिए जगह बनाई होती हैं। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जैसे कोई कंपनी वगैरह वाले हैं, कोई कोई बिजनेसमैन है, उसने अपने पैसों से कोई एक तरीके से जो शेल्टर होम है वो खोल दिया रात में लोगों के रहने के लिए। तो ऐसी जगहों पे कुछ कुछ लोग रात बिताते थे। अदर्स वेंट टू कैजुअल वार्ड्स मेंटेन बाय पुअर लॉ अथॉरिटीज। और कुछ लोग जो हैं लॉ अथॉरिटीज के द्वारा जो कैजुअल वार्ड्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो एक तरीके से शेल्टर्स वगैरह बनाए हुए हैं, उनमें भी जाके वो रहते थे। और ये जो गवर्नमेंट द्वारा जो कैजुअल वार्ड्स वगैरह मेंटेन किए जा रहे थे, ये बहुत ही अच्छी कंडीशंस में नहीं रहते थे। तो बेसिकली जो लोग हैं अब वो बिना जॉब के बहुत बुरी कंडीशंस में अपना टाइम बिताते थे। सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मेंट प्रोलॉन्ग पीरियड्स विदाउट वर्क। अब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें सीजनल वर्क होता है, मतलब पूरे साल भर काम नहीं होता। ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को और ज्यादा दिक्कत आती थी, उन्हें काफी ज्यादा टाइम बिताना पड़ता था बिना काम के, बिना किसी जॉब के। तो उसमें क्या होता था, मान लो कोई पर्सन है, वो फॉर एग्जाम्पल छाता बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, उसकी स्किल है मान लो छाता बनाने की, और वो गांव से छोड़ के अब शहर में जॉब ढूंढने आया है किसी ऐसी कंपनी में जहां छाता बनते हो। बट छाते जो है वो साल में नहीं बनते, पूरे साल नहीं बनते, वो किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही बनते हैं, बारिश से पहले वाले टाइम पे या बारिश वाले टाइम पे, कुछ उसी वाले टाइम पे जो है छाते बनते हैं। तो ये जो पर्सन है, भले ही उसकी स्किल है, उसको छाता बनाना आता है, बट उसको जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी साल के किसी और पीरियड में। उसको जॉब बेसिकली कब मिलेगी, जब बारिश वाला मौसम होगा। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे लोग जो हैं सीजनैलिटी की वजह से भी
काम के बिना रह जाते थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती थी जो ज़्यादा लोगों को साल भर काम नहीं प्रोवाइड कराती थी। उन इंडस्ट्रीज में किसी पर्टिकुलर मंथ में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी लेबर की, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी उस पीरियड में, तभी वो लेबर्स को हायर करते थे। और जब ये जो बिजी सीजन है ओवर हो जाता था, बिजी सीजन मतलब वही वाला पीरियड जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसमें वो ज़्यादा लेबर जो है हायर करती है, ठीक है। तो वो सीजन जिसमें कंपनी को बहुत लेबर की जरूरत है, जब वो खत्म हो जाता है, वो बिजी सीजन जब खत्म हो जाता है, तो जो गरीब लोग हैं वो वापस से सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जॉब चली जाती है। बिजी सीजन में जो कंपनी वाले हैं वो हायर कर लेते हैं, और बिजी सीजन खत्म होते ही लोगों को निकाल देते हैं, तो गरीब लोगों को फिर से सड़कों पे आना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है वो बिजी सीजन के खत्म हो जाने के बाद कंट्री साइड्स में चले जाते हैं, जैसे विंटर वगैरह के बाद जो लोग हैं वो वापस अपने गांव में चले जाते हैं। When the demand for labor in the rural areas opened up in places, तो विंटर के बाद क्या होता है, गांव वाले इलाकों में कुछ कुछ जो लेबर की डिमांड है वो बढ़ जाती है, कुछ कुछ काम की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो इसीलिए वो शहरों को छोड़ के सर्दियों के बाद वापस से गांव में चले जाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो गांव वापस नहीं जाते, और मतलब कोई छोटे मोटे काम की तलाश में शहरों में ही रहते हैं, विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफिकल्ट टू फाइंड। और छोटे मोटे काम ढूंढना भी मिड 19th सेंचुरी तक बहुत मुश्किल था, किसी को भी आसानी से कोई भी काम नहीं मिल रहा था। वेज इंक्रीज समवट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पे जो वेजेस हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई थी, बट वेजेस के बढ़ने के बावजूद भी लोगों की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हुई थी। वेजेस के बढ़ने से हमें ये नहीं पता चलता कि वर्कर्स का जो वेलफेयर है वो हुआ कि नहीं, उनकी लाइफ बेटर हुई कि नहीं। द एवरेज फिगर्स हिट द वेरिएशन बिटवीन द ट्रेड एंड द फ्लक्चुएशंस फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो एवरेज फिगर्स हमें मिलते हैं वो मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं देते हैं कि वर्कर्स की क्या हालत थी, या ट्रेड में किस तरीके से बदलाव आ रहा था, और उस ट्रेड की वजह से वर्कर्स के जो वेजेस हैं उन पे कितना असर पड़ रहा था, उनकी लाइफ पे कितना असर पड़ रहा था। इस चीज़ की बहुत क्लियर पिक्चर हमें नहीं मिलती, बहुत वेग सा आइडिया मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, when prices rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of what the workers earned fell significantly, since the same wage could now buy fewer things। तो जैसे कि नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, प्राइस जो है एकदम से बढ़ गए थे। अब चीजों के प्राइस बढ़ गए हैं बट लोगों की इनकम जो है वो सेम है, तो अब वो सेम इनकम में कम सामान खरीद पाएंगे। पहले मान लो पांच मतलब जो पर्सन है उसकी 100 रुपए की वेज थी और 5 रुपए का कोई बिस्किट आता था, तो अब वो 100 रुपए की इनकम में कितने बिस्किट खरीद सकता है, वो 20 बिस्किट के पैकेट आराम से खरीद सकता है, ठीक है। अब मान लो ये जो प्राइस है वो बढ़ गया, बिस्किट का जो प्राइस है वो 5 से बढ़कर 10 हो गया, बट इस पर्सन की इनकम अभी भी 100 रुपए ही है, तो अब वो कितने पैकेट खरीद सकता है, अब वो सिर्फ और सिर्फ 10 बिस्किट के पैकेट खरीद पाएगा सेम रुपयों में, सेम 100 रुपए से अब वो सिर्फ और सिर्फ 10 पैकेट खरीद पाएगा, पहले जबकि 20 खरीद पा रहा था। तो मतलब कि यहाँ पे रियल इनकम कम हो गई, कहने को जो नंबर है, अमाउंट है 100 रुपए, वो नहीं कम हुआ, पहले भी 100 रुपए थे अब भी 100 रुपए हैं, बट क्योंकि सामान का प्राइस बढ़ गया इस वजह से अब हमारी जो रियल इनकम है वो कम हो गई, क्योंकि अब सेम अमाउंट में मैं कम चीज खरीद सकती हूँ। तो यही चीज जो है वो वर्कर्स को झेलनी पड़ रही थी, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे वॉर की वजह से, जिस वजह से अब वो कम सामान खरीद पा रहे थे अपनी इनकम से। मोरओवर द इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंडेड नॉट ऑन द एवरेज रेट अलोन। अब देखो ऐसा नहीं था कि जो वर्कर्स की इनकम है या वर्कर्स की जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज रेट पे ही डिपेंड करती थी, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो कि वर्कर्स की हालत को अफेक्ट करते थे। वट वॉज ऑल्सो क्रिटिकल वॉज अ पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वर्कर्स की जो इनकम है वो इस चीज पे भी डिपेंड करती थी कि वो कितने समय के लिए एम्प्लॉय हो रहे हैं, कितने टाइम के लिए उनको जॉब मिल रही है। द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर। ये डिपेंड करता था कि अगर कोई पर्सन है उसको अगर ज्यादा टाइम के लिए जॉब मिलेगी तो उसकी एवरेज इनकम ज्यादा होगी, वहीं अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए जॉब करेगा, मान लो 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए उसको काम मिल रहा है, उसका जो एवरेज डेली इनकम है वो बहुत कम होगी। तो मतलब कितने समय के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इससे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती थी लोगों की इनकम। At the best of times till the mid 19th century, about 10% of the urban population were extremely poor। तो जब यूरोप में बेस्ट टाइम चल रहा था लगभग मिड 19th सेंचुरी के टाइम पे, तब
जो लोग थे वो 10% अर्बन पॉपुलेशन जो है वो गरीब थी, मतलब शहरों में रहने वाले जितने भी लोग थे उसका 10% जो पॉपुलेशन है वो गरीब थी। और ये 10% कब था? जब समय अच्छा चल रहा था, मिड 19th सेंचुरी के टाइम पे जब कंडीशन बेटर थी। In periods of economic slump like the 1830s, the proportion of unemployment went up to the anything between 35 and 75% in different regions. अब जब पीरियड आया खराब वाला, जब इकोनॉमिक स्लम्प आया, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो मतलब एक तरीके से बेकार टाइम में जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उस टाइम पे लगभग 1830s वाला वो टाइम था जब जो प्रपोर्शन है अनएम्प्लॉयमेंट की वो 35% से लेके 75% हो चुकी थी अलग अलग रीजन्स में। मतलब जब टाइम अच्छा चल रहा था तब लगभग 10% जो लोग हैं वो गरीब थे या अनएम्प्लॉयड थे, बट जब टाइम खराब हो गया तो लगभग 35 से लेके 75% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड थे, गरीब थे। The fear of unemployment made workers hostile to the introduction of new technology. अब देखो ये चीज हमें पता है कि जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो लेबर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं रहती है, क्योंकि लेबर का काम फिर मशीन ही कर देती है। मशीनों का मतलब क्या है? अब कम लोगों की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा काम मशीन खुद कर लेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट के डर से बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी के खिलाफ एकदम नफरत सी करने लग गए थे, क्योंकि उनको ये था कि अगर मान लो जो बिजनेसमैन है या जो कंपनी का ओनर है, अगर वो मशीन ले आता है, अगर वो मशीनें ले आएगा तो उनकी जॉब चली जाएगी, उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए वो नई टेक्नोलॉजी की तरफ अब एकदम हीन भावना से देख रहे थे, नई टेक्नोलॉजी से नफरत सी कर रहे थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। When the spinning jenny was introduced in the woolen industry, women who survived on hand spinning began attacking the new machines. जब वुलन इंडस्ट्रीज में न्यू स्पिनिंग जेनी जो मशीन है, मशीन का नाम क्या है? स्पिनिंग जेनी। यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है स्पिनिंग जेनी की। तो जब ये मशीन जो है वुलन इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस की गई स्पिनिंग के लिए, स्पिनिंग क्या होता है? एक तरीके से सूत काटना, जो रुई है उससे धागा बनाना। तो स्पिनिंग के लिए जब ये मशीन इंट्रोड्यूस की गई तो वो औरतें जो कि हैंड स्पिनिंग पे डिपेंड करती थी, जो हाथ से सूत काता करती थी और जो मर्चेंट्स वगैरह उनको बेचती थी, तो वो जो वुमेन है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से डर गई, गुस्से में आ गई और वो नई मशीन पे, ये जो स्पिनिंग जेनी है उस पर अटैक करने लग गई, क्योंकि उनको ये था कि अब अगर ये जो मर्चेंट है वो स्पिनिंग जेनी ले आया है तो वो अब वुमेन को, औरतों को काम नहीं देगा। This conflict over the introduction of the spinning jenny continued for a long time. और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उन लोगों का जो कि हाथ से स्पिनिंग करते थे वर्सेस जो नई मशीन आई है स्पिनिंग जेनी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी देर तक चला, क्योंकि जो औरतें थी उनको भी ये डर था कि अगर ये स्पिनिंग जेनी आ गई है तो उनको अब काम पे नहीं रखा जाएगा। और जो बिजनेसमैन है उसके लिए मशीनें रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि मशीन जो है वो कम टाइम में ज्यादा काम कर सकती है और बस उसको एक बार मशीन को लाने में पैसे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद उसको फिर चीजें सस्ती पड़ेंगी मैनेज करने में। तो इसीलिए जो बिजनेसमैन है वो अपनी इंडस्ट्रीज में ये स्पिनिंग जेनी ला रहे थे। जैसे आप देखोगे इसमें काफी सारे स्पिंडल्स लगे हुए हैं। स्पिंडल्स मतलब एक तरीके से जिसमें धागा जो है रोल होके आता रहता है, जिसमें मतलब जो धागा एक तरीके से बनता है। तो बहुत सारे स्पिंडल्स जो है वो एक साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, ये सारे स्पिंडल्स लगे हुए हैं। अब अगर कोई पर्सन हाथ से काम करेगा तो वो एक बार में एक ही स्पिंडल को कर पाएगा, एक ही स्पिंडल को ऑपरेट करेगा, उस पर काम करेगा। बट यहाँ पे एक मशीन एक साथ इतने सारे स्पिंडल्स को एक तरीके से यूज कर रही है, उनमें धागा जो है बना रही है। इसका मतलब एक मशीन काफी सारे लोगों का काम एक साथ कर ले रही है। तो इसीलिए अब ये लोगों को डर था कि अगर ये मशीन आ गई है तो हमारा जो रोजगार है वो छिन जाएगा, और इसीलिए वो लोग अटैक कर रहे थे मशीनों पर। आफ्टर द 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज। तो 1840 के बाद जो बिल्डिंग एक्टिविटीज है, मतलब एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज है वो बढ़ गई थी सिटीज में, शहरों में। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज जो हैं आई सिटीज में, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो रोजगार जो है वो मिला। जैसे अगर कहीं पे रोड बन रहे हैं, रोड बढ़ रहे हैं, वाइड हो रहे हैं, नए रेलवे स्टेशन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइंस को एक्सटेंड किया जा रहा है, टनल्स को डग किया जा रहा है, ड्रेनेज, सीवर, ये सारी चीजें अगर बन रही थी तो इनकी वजह से क्या हुआ, लेबर की जरूरत पड़ी, और जब लेबर की डिमांड होगी तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो 1840s के बाद जो है जब ये सारे डेवलपमेंट होने लगी, इतना सारा जो एक्सपेंशन है चीजों का होने लग गया, रोड बन रहे हैं, नए रेलवे स्टेशन वगैरह बन रहे हैं, तो इसकी वजह से ज्यादातर लोगों को काम मिलने लग गया।
सो द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन 1840s। तो 1840s में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो लोग थे, जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे, वो डबल हो गए पहले के मुकाबले। 1840s में आते आते जो नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं वो डबल हो गए थे, और फिर आने वाले 30 सालों में, मतलब कि 1870s तक और ज्यादा जो है मात्रा बढ़ गई थी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में लोगों की, जो कि उनमें काम कर रहे थे। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से जो लाइफ है वो वर्कर्स की अफेक्ट हुई थी। एक तरफ तो बहुत ज्यादा लेबर की अवेलेबिलिटी की वजह से जो मर्चेंट्स है उनको फायदा हो रहा था, क्योंकि अब उनको सस्ते में ही काम करवाने को मिल जा रहा था। बट दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना किसी एम्प्लॉयमेंट के उनको रहना पड़ रहा था, और उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, कोई भी जॉब नहीं थी, तो काफी मुश्किलों में उनको अपना टाइम जो है बिताना पड़ रहा था। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे करके 1840s तक जो है, मतलब बीच में हमने देखा कि किस तरीके से नई मशीनों से लोग जो है थोड़ा डर रहे थे और मशीनों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको ये डर था कि उनकी जॉब छिन जाएगी। और फिर 1840s के बाद से क्या हुआ, डेवलपमेंट वगैरह हुई, डेवलपमेंट ज्यादा होने लग गया, और जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को काम मिलने लग गया। और अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो 1840s तक जो लोग एम्प्लॉयड थे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में वो डबल हो गए, और फिर आने वाले 30 ईयर्स में और ज्यादा बढ़ गए। तो ये था हमारा सेक्शन वर्कर्स से रिलेटेड कि उनकी लाइफ कैसी थी।